इमेजिन करो एक छोटा सा लड़का एक छोटे से गांव में जो हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता है केवल एक वक्त के खाने के लिए। अब इमेजिन करो कि लड़के ने आगे चल के 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना दी। ये कहानी है हुंडई के चांग जू यंग की। चांग जू यंग का जन्म 1915 के कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका सपना था एक स्कूल टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब होने के कारण खुद की एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए। इनको अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। इतनी मेहनत के बाद भी कई दिन होते थे जब इनकी फैमिली के पास एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता था। प्रॉपर कपड़े और मेडिकल केयर बहुत दूर की बात है। चांग को लकड़ियां बेचने पास के शहर में जाना पड़ता था। वहां उन्होंने देखा कि लोगों के पास अच्छा खाना एवं उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं, वो भी बिना दिन रात खेतों में काम किए। ये सब देखकर वो अपनी गरीबी और अपनी काम की लाइफ से फ्रस्ट्रेट होने लगे और अपने लिए एक बेस्ट जिंदगी चाहने लगे। एक दिन उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा। पास के शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा था और उस प्रोजेक्ट के लिए कई वर्कर की ज़रूरत थी। यह पढ़ते ही वह सोच में पड़ गए और उनकी धड़कनें तेज हो गई। 1932 में 16 साल की उम्र में चांग ने एक चौंका देने वाला फैसला लिया। वह अपना घर छोड़कर शहर भागने वाले थे। एक रात चांग अपने दोस्त के साथ शहर की ओर निकल पड़े। करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद कोवोन शहर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद कंस्ट्रक्शन लेबरर का काम ले लिया। काम काफ़ी मुश्किल था, कमाई काफ़ी कम थी, लेकिन चांग काफ़ी खुश थे। उनको लाइफ में पहली बार अपने दम पर काम करने का मौका मिला था। लगभग वो 2 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा, फिर वह पकड़े गए। चांग के फादर ने उन्हें ढूंढ निकाला और उन्होंने वापस गांव उनको लेकर आए। गांव आकर मिल में लगना पड़ा। उनके लौटने से फैमिली तो काफ़ी खुश थी, लेकिन चोंग खुश नहीं थे। लेकिन 2 महीने काम करने के बाद कंस्ट्रक्शन एवं सिविल इंजीनियरिंग का फैशन जाग गया था, तो वह जानते थे कि खेतों में काम करके वो अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए वो 2 बार और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों बार उनके फादर उन्हें कुछ ना कुछ कारण से रोक लेते थे और ढूंढ लेते थे। फाइनली 1934 में 18 की एज में वो 4th अटैम्प्ट करते हैं। इस बार उन्हें कोई नहीं रोकता। वह सोल पहुंचते हैं, जो आज के दिन साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहाँ उन्हें जो भी काम मिलता है वह काम करते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर, फिर फाइनली उन्हें एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिल जाती है। कस्टमर, शॉप ओनर उनसे इतना इम्प्रेस होते हैं कि वह 6 महीने के अंदर ही डिलीवरी बॉय से स्टोर मैनेजर संभालने की जिम्मेदारी दे देते हैं। इसके बाद चांग ने काफ़ी मेहनत की और शॉप को ग्रो किया। 1937 में शॉप के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चांग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने उस स्टोर को चोंग के हवाले कर दिया। अब चोंग एक एम्प्लॉय से एक बिजनेस के ओनर बन चुके थे। अगले 2 सालों में चोंग ने और मेहनत की और ट्रस्ट और रिपुटेशन डेवलप किया, जिससे बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तभी एक ट्रेजेडी हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। उस समय कोरिया में जापान का रोल था। जापानीज चाहते थे कि उनकी मिलिट्री को सैफिनियन राइस प्लान मिलती रहे। इसके चलते उन्होंने सभी शॉपों की ओनरशिप ले ली। चांग ने भी उनकी राइस शॉप भी छीन ली गई और सालों की मेहनत बनाई बेकार हो गई। बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया। चांग की काफ़ी दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मैं दिलो जान से कहीं काम करूं तो मैं उसमें सक्सेस हो सकता हूं, ये सोच के साथ वो ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानीज सरकार का इंटरफेरेंस नहीं था। जल्द ही उन्होंने कार रिपेयर बिजनेस शुरू किया। 1940 में एक गैराज खोला। फिर इस बार किस्मत इतनी खराब थी कि वह गैराज खुलने के 1 महीने बाद ही गैराज में आग लग गई। सब कुछ जल के राख हो गया। चांग की सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट थी, उन्हें अपना लोन चुकाना था और कस्टमर को भी उनके होने वाले लॉस का कंपनसेट करना था। इसलिए एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में हार मान सकता है, लेकिन चोंग ने हमेशा की तरह प्रॉब्लम को फेस किया और उन्होंने फिर 3500 का फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैराज खड़ा कर दिया। उन्होंने देखा कि कस्टमर को बड़ी प्रॉब्लम थी कि कार रिपेयर होने में कई हफ्ते लग जाते थे। इसलिए उन्होंने कार रिपेयर का मेन फोकस बनाया और जहां एक कार को रिपेयर करने में 20 दिन लग जाते थे, वही चांग का गैराज उसे 5 दिन में सेट कर देता था। उनका गैराज इतना तेजी से सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल में या फिर 1943 तक 80 एम्प्लॉय तक हो गया था। इस टाइम चोंग ने अपना पूरा लोन पेड कर दिया था और फैमिली को भी सोल में सेटल कर लिया था। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था और कि तभी एक मेजर डिजास्टर हो गया। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए
वार रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने थे, इसलिए जापान ने उनके शॉप की ओनरशिप ले ली, एक लोकल स्टील प्लांट से मार्च कर दिया। एक बार फिर उनकी सालों की मेहनत से खड़ा किया बिजनेस उनके एक झटके में छीन लिया गया। चांग वापस ही एक स्कोर पे आ गए और उन्हें वापस अपनी फैमिली के साथ वापस गांव जाना पड़ा, लेकिन उनके पास 50,000 की सेविंग थी और वो कॉन्फिडेंट थे कि वह फिर से अपना बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वार 2 के समय कोरिया में जापान का रोल भी खत्म हो चुका था। कोरिया में नॉर्दर्न एरिया में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और सादर एरिया में अमेरिका का। इन दोनों ने वर्ल्ड वार 2 में जापान के अगेंस्ट युद्ध लड़ी थी, इसलिए इसके चलते कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया। 1946 में चांग सोल आ जाते हैं और अपना कार रिपेयर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस पुराना था, इस बार नाम नया था, हुंडई ऑटो सर्विस। हुंडई यानी मॉडल कार रिपेयर बिजनेस ठीक ठाक चल ही रहा था कि चांग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी फोर्सेस के लिए नई बिल्डिंग बना रहा है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी फॉर्चुनिटी हो सकती है और इसके बाद भी फॉर्चुनिटी को एक्सपोज किया और उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो फैशन अभी भी जिंदा था जो उनको अपने यंग डेज में लेबर की तरह काम करके मिला था। और उन्होंने 1947 में 31 वर्ष की एज में हुंडई सिविल सर्विस को इस्टेब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे काम मिले। 1950 में आते आते उनकी कंपनी को मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिल रहे थे, यही उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला कर देता है। नॉर्थ कोरिया सोल के काफ़ी करीब आ चुकी थी, इसी कारण चोंग को पूरा काम छोड़कर अपनी सेविंग के साथ पुसन शहर भागना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चोंग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते। इसे यूएस आर्मी नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर साउथ कोरिया से लड़ रही थी और वेयर हाउस आर्मी हेडक्वार्टर की जरूरत थी। चांग ने यह विचार किया कि इन्हें पैसों की कमी नहीं थी, इनको तुरंत डिलीवरी चाहिए थी और चांग ने इन्हें वही दिया। छोटी सी टीम से शुरुआत की और कैन डू मोटो अपनाया, मतलब प्राइस सही है तो वो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने के लिए तैयार थे। वार चल रही थी, ऐसे में कई बार उन्हें प्रॉब्लम भी आई, कई बार उन्हें लॉस भी हुआ, लेकिन बार बार जबान देने के बाद भी उन्होंने कभी भी किसी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा। उनकी इसी रिलायबिलिटी के कारण अमेरिका से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो चुके थे। 1952 में वार तो खत्म हो चुका था, चांग को भी अमेरिका से टैक्स मिलते रहे। इसके बाद साउथ कोरिया गवर्नर ने कंट्री को रिबिल्ड करने के लिए स्टेम और रोड तेजी से बिल्ड करना चालू कर दिया। इन सब में हुंडई ने मेजर रोल प्ले किया। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयम डैम, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे क्यूबे एक्सप्रेसवे हुंडई ने ही बनवाया है। 1960 में चांग ने अपनी ईयरली 50 में पहुंच चुके थे और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, बट वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। वे हजारों किलोमीटर की रोड बना चुके थे, अब समय था उन रोडों पर चलने वाली कार बनाने का। 1967 में चांग स्टेब्लिश हुंडई मोटर कंपनी और 1968 में फोर्ड के साथ एक डील किया और जिसमें फोर्ड के साथ कोटिना कार को असेंबल करने के लिए 2 साल तक ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुली चला। दोनों कंपनियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। चांग ये चाहते थे कि अपनी हुंडई खुद की कार बनाए, इसे 1973 में ये पार्टनरशिप खत्म कर दी गई और इमीडिएटली नए पार्टनर ढूंढने लगे। इन्हें मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी एवं जनरल मोटर जैसी कंपनियों से डील करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसी साल उन्होंने जापान की मैत्सुबिशी से एग्रीमेंट किया। मैत्सुबिशी हुंडई से कार बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गई थी। बेस्ट पार्ट की इस डील में हुंडई अपनी ब्रांड और अपने नाम के साथ कार बेच सकता था। इसी दौरान साउथ कोरिया गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल कंपनी ने एक आदेश निकाला कि उनको एक सिटीजन कार बनानी है, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और इसमें सिर्फ साउथ कोरिया के पार्ट ही यूज हो। 1976 में चांग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और हुंडई ने बनाई एक फर्स्ट ईवर मास प्रोड्यूस कार। अपनी अफोर्डेबिलिटी के कारण ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि देखते देखते 60% मार्केट में कैप्चर कर लिया और वहाँ की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक कैच था, साउथ कोरिया का
टोटल कार मार्केट केवल 30,000 कार का था, जो प्रॉफिट लेवल होने के लिए सेट नहीं थी। हुंडई पोनी की साउथ कोरिया में जितनी बड़ी सक्सेस थी, ओवरसीज मार्केट में उतनी बड़ी फेलियर थी। कार की क्वालिटी नहीं थी। गर्मी में कार का पेंट अपने आप उड़ जाता था और उसमें रेगुलर मैकेनिकल इशू होते रहते, और इन्हीं रीजन की वजह से हुंडई मोटर कंपनी पिछले 7 साल से लॉस में चल रही थी। लोगों ने चांग से कहा कि यह कंपनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन चांग के डिसीजन ने सबको चौंका दिया। कंपनी बंद करना तो बहुत दूर की बात है, नई कार फैक्ट्री बनाने वाले थे जो हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस कर सके। कंपनी के मैनेजमेंट में यह डिसीजन समझ में नहीं आया। आखिर 30,000 के मार्केट में ये 3 लाख कार कौन खरीदेगा? बट चांग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरिया इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी। हर साल हजारों लोग तेजी से निकलकर इकोनॉमी इंपावर हो रहे थे, जिसका मतलब था कि कुछ सालों में कारों में के काफ़ी तेजी से डिमांड बढ़ रहे थे। हुंडई के नई कार फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जा रहा था। 1988 में ये फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में हुंडई ने कई सारे इम्प्रूवमेंट के साथ अपनी पोनी 2 को लॉन्च किया। न केवल साउथ कोरिया में ये कार सुपर हिट रही, बल्कि ये उसे अफ्रीका, कनाडा जैसे कंट्री में भी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया, और अगले कुछ दिनों में हुंडई 4 लाख कार बेचकर प्रॉफिट कर चुकी थी। अब हुंडई एक डिसेंट कार कंपनी बन चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड का टॉप मार्केट यानी यूएसए को क्रैक करना भी बाकी था। इंटरनेशनल एक कार कंपनी, एक मेजर कार कंपनी यूएस में सक्सेसफुल होना जरूरी था। हुंडई ने जब यूएसए मार्केट को स्टडी किया तो देखा कि जैपनीज ने कॉम्पैक्ट कार को कैप्चर करके रखा है। यूएस कंपनी का और लार्ज साइज का कट कंपटीशन है, इसलिए हुंडई ने सब कंपटीशन मार्केट को टारगेट किया। तब हुंडई ने देखा कि यूएस में सेकंड कार का मार्केट बहुत बड़ा था। उन्होंने यही कस्टमर को सेकंड कार के प्राइस पे अपनी नई हुंडई एक्सेल अफोर्ड की, वो भी 8 साल की वारंटी के साथ। उसमें यूएस के कार मार्केट को हिलाकर रख दिया। 1986 में हुंडई ने लगभग 1,70,000 एक्सेल बेची। 1987 में 2,60,000। इन दोनों साल हुंडई ने यूएस की टॉप सेलिंग कार बन के दिखाई। यूएस मार्केट में इतनी बड़ी सक्सेस किसी और कार की नहीं थी, और इसी के चलते हुंडई एक मेजर कार कंपनी की तरह इस्टेब्लिश हो गई। उसी साल चांग ने हुंडई से रिटायरमेंट ले ली और चेयरमैन का टाइटल ले लिया, जिसके बाद उनके भाई और उनके बेटों ने उनकी कमान संभाली। पहले जैसे ही कंपनी को चलाया और आज दुनिया की 3rd बिगेस्ट कंपनी है। और इन सब की शुरुआत की एक गांव के एक ऐसे लड़के ने जिसके पास ना ही खाना और ना ही शिक्षा, ना ही हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन उसके पास था इमेंस फैशन, एक विजन और सबसे इम्पोर्टेंट डिजायर फॉर बेटर। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें।